Bismillahirrahmanirrahim. Students, the consumption function introduced by Keynes relates current consumption to current income. This relationship, however, is incomplete when people decide how much to consume and how much to save. They consider both the present and the future. The more consumption they enjoy today, the less they will be able to enjoy tomorrow. In making this trade off, households must look ahead to the income they expect to receive in the future and the consumption of goods and services they hope to be able to afford. जो मेन हमें एक ड्रॉबैक नज़र आता है केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, वो एसोसिएशन है करंट कंजम्पशन की करंट इनकम के साथ। और जेएम केन्स ने जो फ्यूचर का एक एलिमेंट है उसको जो है ना वो निगलेक्ट किया है, क्योंकि जेएम केन्स की जितनी भी थ्योरी है कंजम्पशन की वो शॉर्ट ऑन पीरियड ऑफ टाइम से जो है ना वो डील करती है। क्योंकि केन्स के नज़दीक इन द लॉन्ग रन वी आर डेड, लिहाजा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादातर हमें जो है ना वो शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम का ही एक सिनेरियो केन्जियन फंक्शन के अंदर जो है ना वो देते हैं। जबकि जो इरविंग फिशर हैं उनके नज़दीक जो ट्रेड ऑफ है करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन के अंदर जो है, ये एक की हमारे पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है जब हम कंज्यूमर चॉइसेस को जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं उसके अंदर जो है। तो इस हिसाब से द इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर developed the model with which economists analyze how rational forward looking consumers make intertemporal choices, that is choices involving different periods of time। तो जो फिशर है उन्होंने अपना मॉडल जो है उसको एल्यूमिनेट किया है the constraints by the constraints consumer face and the preferences they have and how these constraints and preferences together determine their choices about consumption and savings। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो तीन कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंटरटेम्पोरल जो चॉइसेस हैं कंज्यूमर्स के, उसमें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट्स का जो है ना वो आ जाता है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटर टेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, सॉरी कॉन्स्ट्रेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जो कि इरविंग फिशर ने जो है ना वो पेश किया है। क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे पास लोग होते हैं दे विश टू इंक्रीज द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे कंज्यूम। साफ जाहिर है कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो मैक्सिमम करना चाह रहे होते हैं, और उस अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए उनकी चॉइस ये होती है कि या तो वो क्वांटिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको इंक्रीज कर ले, या फिर जो क्वालिटी होती है उसको जो है ना वो इंक्रीज कर लिया जाए। ये दो चॉइसेस आप कह लें कि कंज्यूमर्स की होती हैं, दो प्रेफरेंसेस की होती हैं जिनको कंज्यूमर जो है ना वो अचीव जो है ना वो करना चाह रहे होते हैं। अब जब कंज्यूमर किसी भी गुड की क्वांटिटी को जो है ना वो मैक्सिमाइज करने चाह रहे होते हैं या क्वालिटी को इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं, देन दे हैव टू फेस सम सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स, उन्हें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स का जो है ना वो एलिमेंट फेस करना पड़ता है। और वो जो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, या आप कह लें कि जो इनकम होती है इट सेट्स लिमिट्स ऑन द मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब जो बजट कंस्ट्रेंट है वो एक कंज्यूमर के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इस डिसीजन के अंदर कि कंज्यूमर करंट पीरियड में कितना कंज्यूम करेगा, फ्यूचर के लिए जो है ना उसे कितना लेवल जो है ना वो सेव करना पड़ेगा ताकि अपनी फ्यूचर कंजम्पशन को जो है ना वो फाइनेंस जो है ना वो कर सके। तो इसको जो इरविंग फिशर हैं उन्होंने इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट्स का जो है ना वो नाम दिया है। अब अ, अगर हम इस कंस्ट्रेंट को जो है ना वो ओवरऑल डिस्कस करें और ये सब टू मेक आवर मॉडल सिंपल, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है
वो दो लाइफ स्पैन को जो है ना वो डील करेगा, या उसकी ज़िंदगी को हम दो हिस्सों में जो है ना वो तकसीम करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसकी लाइफ का जो पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसको हम यूथ एज का जो है ना वो नाम देते हैं, उस यूथ एज पे उसकी जो इनकम होगी उसको हम Y1 के साथ जो है ना वो इंडिकेट करेंगे, और उसकी जो कंजम्पशन होगी उसको C1 के साथ जो है ना वो इंडिकेट करते हैं। और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसकी लाइफ का, उसको हम जो है ना वो ओल्ड एज से जो है ना वो इंडिकेट करेंगे, और ओल्ड एज में उसकी जो इनकम होगी उसको हम Y2 से इंडिकेट करते हैं, और उसकी जो कंजम्पशन का लेवल होगा उसको हम C2 के साथ जो है ना वो इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास एक फैसिलिटी होती है बारो करने की, यानी जो कंज्यूमर होता है वो बारो कर सकता है, और इस बारोइंग की खूबी की वजह से या फैसिलिटी की वजह से जो कंज्यूमर है या हमारा हाउस होल्ड है उसकी जो कंजम्पशन है उसकी इनकम से जो है ना वो इंक्रीज कर सकती है। अब सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर की फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ की हम बात करें तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसकी इनकम से कम होंगे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इस फर्स्ट पीरियड के दौरान वो सेविंग्स करेगा, वो बचतें जो है ना वो करेगा, ठीक है जी। और अगर उसकी कंजम्पशन का लेवल जो है ना वो इनकम से ज़्यादा होगा तो फिर वो बारो करेगा, उधार लेगा, और उसकी जो सेविंग्स होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये दो आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम कंज्यूमर की जो इंटर टेम्पोरल जो बजट कॉन्स्ट्रेंट है उसको जो है ना वो मैयर करना चाहें, उसकी इक्वेशन जो है ना वो ड्रॉ करना चाहें, तो उसके लिए हम जो है ना वो फर्स्ट पीरियड के अंदर हम फर्ज करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी जो सेविंग्स होती हैं वो बराबर होती हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर फर्स्ट पीरियड की इनकम माइनस फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन का जो है ना वो उसका लेवल होगा। अब ये था हमारे पास फर्स्ट पीरियड का सिनेरियो। अब अगर सेकंड पीरियड की कंजम्पशन की बात करें तो सेकंड पीरियड में जो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा वो बराबर होगा 1 + R × S और +Y2। अब इस इक्वेशन की अगर आप राइट हैंड साइड देखो ना बच्चे, तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लुक एट इट, कि जो सेकंड पीरियड है यानी जो ओल्ड एज होगा हमारे पास किसी भी कंज्यूमर का या हाउस होल्ड का, उस ओल्ड एज में वो जो कंज्यूम करेगा उसकी जो कंजम्पशन है उसको फाइनेंस करने के लिए उसके पास दो सोर्सेज हैं, जिसमें पहला सोर्स एस है, जो कि प्रीवियस पीरियड के उसके पास सेविंग्स है, यानी उसने जो अपने प्रीवियस फर्स्ट जो उसका पीरियड था यानी यूथ एज जो था उसके अंदर जो उसने सेविंग्स की हैं वो हैं। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें जो है ना वो शामिल कर लें तो साफ जाहिर है कि सेविंग्स अगर वो करेगा तो उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसे बैंक में जो है ना वो सबमिट करवाता है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल है हमारे पास। अब अगर मिसाल के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है 5%, ठीक है जी, और कंज्यूमर जो है वो $1 जो है ना वो सेविंग करता है, $1 उसकी सेविंग है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल उसकी जो सेविंग्स की वैल्यू होगी वो 1.05 US डॉलर्स होंगी, जिनको वो इस्तेमाल करेगा अपने सेकंड पीरियड में जो है ना वो कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए। और दूसरा उसके पास जो दूसरी हमारे जो ओल्ड एज का जो टाइम पीरियड होता है हाउस होल्ड का, उसकी जो कंजम्पशन है उसको फाइनेंस करने के लिए उसके पास एक और जो सोर्स होता है वो उस ईयर की जो है ना वो या उस टाइम पीरियड की जो है ना वो उसके पास इनकम होती है, जिसको हम Y2 का जो है ना वो नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो है ना वो मज़ीद सॉल्व करें और कंज्यूमर की जो है ना वो बजट कॉन्स्ट्रेंट की इक्वेशन हम बनाना चाहें तो लुक एट इट, ये हमारे पास एस है, तो इस एस को हम इसके साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं। जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी C2 = 1 + R। अब एस की जगह पे ये वाली वैल्यू हम जो है ना वो एंटर करेंगे, विच इज़ Y1 - C1, और ये यहाँ पे +Y2 जो है ना वो उसी तरह से आ जाएगा। अब अगर इस 1 + R को, जो कि हमारे पास डिस्काउंटिंग है, इस डिस्काउंटिंग को अगर हम Y1 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से C1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा C2 = 1 + R और -1 + R C1 + Y2। अब
यानी हमने कंबाइन कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो नेगेटिव ये वैल्यू है हमारे पास माइनस इंटू वन प्लस आर सी वन, इसको हम लेफ्ट साइड पे अगर ले जाएं तो ये फिर हमारे पास बच्चों बन जाएगी सी टू प्लस वन प्लस आर इंटू सी वन इज इक्वल टू वन प्लस आर इंटू वाई वन प्लस वाई टू। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा, यानी सी वन अगर हम पहले लेके आए वन प्लस आर सी वन प्लस सी टू, सिर्फ अरेंज किया है मैंने इसको, दैट इज इक्वल टू वन प्लस आर जो कि डिस्काउंटिंग है हमारे पास वाई वन प्लस वाई टू। अब इस सारी इक्वेशन को हम वन प्लस आर से जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। तो जब वन प्लस आर से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी वन प्लस आर से डिवाइड करेंगे, इसे भी वन प्लस आर से डिवाइड करेंगे, इसे भी वन प्लस आर से डिवाइड करेंगे और वाई टू को भी वन प्लस आर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट वुड बी सी वन प्लस सी टू ओवर वन प्लस आर इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू ओवर वन प्लस आर। तो ये जो इक्वेशन बेटा अभी हमने ड्राइव की है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट। इसको इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल जो है वो जीरो के इक्वल है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब सिंपल होगा कि हमारी जो ओवरऑल कंजम्पशन होगी फर्स्ट पीरियड में और सेकंड पीरियड में वो इक्वल होगी हमारी फर्स्ट और सेकंड पीरियड की ओवरऑल इनकम की। यानी अगर आर वन यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं तो पीछे सिंपल एक बच जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो ये हमारे पास सिंपल जो है ना वो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इस बात को इंडिकेट करेगी कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल होता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारी फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के जो कंजम्पशन है ओवरऑल वो डिपेंड करती है हमारी फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के जो इनकम का लेवल होगा उसके ऊपर। अब अगर हम डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है ना वो देना चाहें इस ओवरऑल इंटरटेम्पोरल बजट कॉन्स्ट्रेंट के जो कि फिशर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है, और उससे कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम उसका जो है ना वो ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि कैसे जो बजट कॉन्स्ट्रेंट या बजट लाइन जो है ना वो हमारे पास बच्चों ड्रॉ होगी। लुक एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये आप लोगों के सामने है बच्चों कि यहाँ पे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एक्सेस है, जहाँ पे हमने सी वन यानी फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन ली हुई है और ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड पीरियड की जो है ना वो कंजम्पशन आ जाती है। और इस तरह से हमारे पास एक बजट लाइन बनेगी जैसे कि आप लोगों ने माइक्रो के अंदर जो है ना वो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बजट लाइन हमें बताती है कि कैसे एक जो रैशनल फॉरवर्ड लुकिंग हाउस होल्ड होता है वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करता है अपनी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन इनकम के हिसाब से जो है। और इसमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स हम लें, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना वो ये जो वर्टिकल एक्सेस है यहाँ पे हमारा, इस वर्टिकल एक्सेस की अगर हम बात करें और इसको अगर मैं पॉइंट बी का जो है ना वो नाम दूं, लेट मी चेंज द कलर, अगर इसको मैं पॉइंट बी का नाम दूं तो इस पॉइंट बी को अगर आप देखें तो इस पॉइंट बी पे जो कंज्यूमर है उसका जो सी वन का लेवल है वो जीरो के इक्वल है। यानी ये वो सूरत हाल है जब कंज्यूमर जो है वो अपने फर्स्ट पीरियड के अंदर जो कि उसका यूथ एज है उसमें कुछ जो है ना वो कंज्यूम नहीं करता, बल्कि अपनी सारी की सारी इनकम जो है ना वो सेव कर लेता है और उसको कंज्यूम करता है अपने दूसरे पीरियड के अंदर जो है। तो उसको हम जो लिखेंगे कह लेंगे उसके जो हमारे पास एक नोटेशन बनेगा वो बनेगा वन प्लस आर इंटू वाई वन प्लस वाई टू। ये वो लेवल होगा कि सारी की सारी जो इनकम कंज्यूमर की होगी, ये देखें ये फर्स्ट पीरियड की उसकी जो इनकम है और उस पे जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स पे जो है ना वो उसको मिला होगा वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। और जो सेकंड पीरियड में उसने जितनी भी इनकम जो है ना वो अर्न की है वो सारी की सारी जो है ना वो अपने दूसरे पीरियड की कंजम्पशन के ऊपर जो है ना वो खर्च करेगा।
और अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें जिसको मैं पॉइंट सी का जो है ना वो नाम देता हूँ, तो इस पॉइंट सी के ऊपर जो है जो कंज्यूमर होता है वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है ना वो फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है ना वो कंज्यूम कर लेता है। और यहाँ पे जो C2 का लेवल होता है वो ज़ीरो होता है। यानी ये वो सूरत हाल होती है जब कंज्यूमर फ्यूचर के लिए एक पेनी भी जो है ना वो सेव नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ जाहिर है कि जो C2 होगा हमारे पास वो ज़ीरो होगा और कंज्यूमर C1 एक्सपेंडिचर जो है ना वो करेगा। तो यहाँ पे इसकी अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y+y2/1+r। यानी ये वो सूरत हाल होती है जब कंज्यूमर जो है सॉरी ये y1 आएगा, सारी की सारी करंट पीरियड में जो है ना वो कंज्यूम कर लेता है। अब अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट जो है ना वो ए लेते हैं, इस पॉइंट ए के ऊपर कंज्यूमर जो है वो y1 लेवल यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसका जो है ना वो y2 का जो है ना वो हमारे पास लेवल आ जाता है। तो पॉइंट ए जो है द कंज्यूमर कंज्यूम एग्जैक्टली हिज इनकम इन ईच पीरियड। यानी ये वो सूरत हाल होती है जब कंज्यूमर हर पीरियड की इनकम अपने उसी पीरियड में जो है ना वो कंज्यूम कर लेता है। मिसाल के तौर पे जो y1 है उसको C1 के इक्वल कर लेता है और y2 जो है उसको C2 के जो है ना वो इक्वल कर लेता है। या आप यूँ कहें कि अपने यूथ एज में कंज्यूमर जितना कुछ अर्न करता है वो अपने यूथ एज में ही वो कंज्यूम कर लेता है। और जितना आप कह लें कि वो अपनी ओल्ड एज में जो है ना वो अर्न करता है वो सारा का सारा अपनी ओल्ड एज में जो है ना वो कंज्यूम कर लेता है। एंड देयर इज नाइदर सेविंग नॉर बोरोइंग बिटवीन द टू पीरियड्स। यानी इन दो पीरियड्स के दरमियान ना तो कंज्यूमर की सेविंग्स होती हैं और ना ही कंज्यूमर जो है ना वो कुछ बारो करता है, बल्कि जितना वो दोनों पीरियड्स के दरमियान अलग अलग कमाएगा वो अलग अलग ही उन पीरियड्स के दरमियान जो है ना वो उनको कंज्यूम जो है ना वो कर लेगा या कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अब अगर इस एक पॉइंट ए को देखें तो ये जो पॉइंट ए है हमारी इस बजट लाइन को फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक ये अपर पार्ट लेफ्ट साइड वाला आ गया और राइट साइड वाला ये लोअर पार्ट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है ये सेविंग्स को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ पे कंज्यूमर अगर यहाँ पे आता है तो कंज्यूमर की सेविंग्स जो है ना वो होंगी, और अगर इस पार्ट पे आता है तो कंज्यूमर जो होगा उसकी बारविंग जो होंगी या उसकी बारविंग ज़्यादा होगी या कंज्यूमर जो है ना वो बारो करेगा। तो दिस वुड बी इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट ऑफ आवर रैशनल फॉरवर्ड लुकिंग हाउस होल्ड। अब उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें इरविंग फिशर ने अपनी कंजम्पशन थ्योरी के अंदर दिया है दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यानी कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो यू नो दैट बाय द नॉलेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के जो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं या जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती हैं वो रैंक की जाती हैं इन डिफरेंस कर्व्स के हवाले से। यानी कंज्यूमर जो है ना वो अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू इन डिफरेंस कर्व्स। तो इन डिफरेंस कर्व्स बच्चों आप जानते हैं सिंपल अगर हम बात करें कंज्यूमर थ्योरी के हवाले से, इट शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर that give the same level of satisfaction to the consumer। ये डिफरेंट हमारे पास पेयर्स होते हैं दो कमोडिटीज़ के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि कंजम्पशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर की यूटिलिटी के हवाले से बात नहीं कर रहे, तो जब हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो उनको रैंक हम इन डिफरेंस कर्व से ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी इन डिफरेंस कर्व की वो क्वाइट डिफरेंट होगी। वो ये होगी कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हम यूं देंगे कि एज इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन एंड सेकंड पीरियड कंजम्पशन दैट मेक द कंज्यूमर इक्वली हैप्पी। यानी यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होंगे या इंडिफरेंस कर्व हम बनाएंगे, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर के जो डिफरेंट कंजम्पशन लेवल्स होंगे यानी पहले पीरियड और सेकंड पीरियड के जो कंजम्पशन के लेवल होंगे जो कंज्यूमर को इक्वली हैप्पीनेस देते हैं उनको जो है ना वो इंडिकेट करता है। और इसमें आप कह लें कि इसकी जो शेप होगी इन डिफरेंस कर्व की वो यूजुअल आप कह लें कि हमारे पास शेप होगी कि कॉन्वेक्स हमारे पास इन डिफरेंस कर्व जो है ना वो कहलाएंगे। यहाँ पे अगर हम जो है वो C1 लेते हैं और यहाँ पे अगर हम C2 का जो है ना वो लेवल लेते हैं तो दिस वुड बी द शेप ऑफ इन डिफरेंस कर्व। यानी हमारे जो इन डिफरेंस कर्व होंगे वो इस शेप के जो है ना होंगे जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे। अब
वही सेम फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए लेता हूँ, फिर पॉइंट बी लेता हूँ, फिर पॉइंट सी लेता हूँ, फिर पॉइंट डी लेता हूँ, तो ऑल दीज 4 पॉइंट्स रिवील द इक्वली लेवल ऑफ हैप्पीनेस टू द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के लिए जो है ना वो इक्वली लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं। और हायर जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो मोर लेवल ऑफ हैप्पीनेस को जो है ना वो इंडिकेट करता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि कंज्यूमर जो है अपर जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसको प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू लोअर जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व। ये वही प्रॉपर्टी है जो लास्ट हमने जो है ना वो डिस्कस की। ओके। अब यहाँ पे ये बात आ गई। उसके बाद अगर हम स्लोप की बात करें, तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा वो आर रेडी यू नो दैट कि वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को जो है ना वो इंडिकेट करेगा, जो इस बात को जाहिर करेगा कि अगर कंज्यूमर जो है वो एक एक्स्ट्रा इनकम का जो यूनिट है वो अपने C2 लेवल को फाइनेंस करने के लिए जो है ना वो रखता है, सेव करता है, तो उसे C1 यानी करंट कंजम्पशन को जो है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ये बच्चों डिक्रीजिंग होता है, यानी गिरता चला जाता है, या जिसको आप डायमिनिशिंग भी जो है ना वो कहते हैं, या जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा दैट वुड बी डायमिनिशिंग, या गिरता चला जो है ना वो जाएगा। वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर एक एक्स्ट्रा इनकम का आप कह लें कि लेवल जो है ना वो सेव किया जाता है टू फाइनेंस द सेकंड पीरियड कंजम्पशन, तो उसके लिए कंज्यूमर को अपनी करंट कंजम्पशन को जो है ना वो लाजमी तौर पे जो है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। अगर एक सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे जो है ना वो रहना चाहता है आपका जो इंडिविजुअल जो है। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन चॉइस। जो आप कह लें कि हमारा जो हाउस होल्ड होता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे होगी, यानी वो कैसे जो है ना वो ऑप्टिमाइज करेगा अपने उस बिहेवियर को, कि वो अपने कंजम्पशन का लेवल जो है कैसा मीट करे, कि वो करंट कंजम्पशन को भी जो है ना वो उसका भी ऑप्टिमम लेवल ले ले, और इसी तरह से उसकी जो फ्यूचर कंजम्पशन होती है उसका भी जो है ना वो ऑप्टिमम लेवल ले ले। अब हम उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। So the consumer would like to end up with the best possible combination of consumption in the two periods. That is on the highest possible indifference curve, but the budget constraint requires that the consumer also end up on or below the budget line, because the budget line measures the total resources available to him. Up, we will use the intertemporal budget constraint and the indifference curves of the consumer to ड्रॉ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास C1 है, यानी करंट पीरियड की कंजम्पशन या फर्स्ट पीरियड की जो है ना वो कंजम्पशन है, और ये जो C2 का लेवल है ये हमारे पास जो है ना वो दूसरे पीरियड की जो है ना वो कंजम्पशन आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंडिफरेंस मैप होता है, आप लोग सारा पढ़ा हुआ है इंडिफरेंस मैप के बारे में, कि ये हमारे पास डिफरेंट आप कह लें कि प्रेफरेंसेस होती हैं। ये IC1 है जो लोअर लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, ये IC2 है जो IC1 की निस्बत मोर लेवल ऑफ हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, ये IC3 है जो उससे ज्यादा, और IC4 जो है ना वो सबसे ज्यादा लेवल ऑफ हैप्पीनेस को जो है ना वो इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंज्यूमर की ये चॉइस होगी कि कंज्यूमर जो है वो IC4 के ऊपर जाके जो है ना वो अपने एक्सपेंडिचर्स को करे, क्योंकि जब वो IC4 के ऊपर जाके जाएगा तो ये सबसे ज्यादा हैप्पीनेस का लेवल या हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस को जो है ना वो इंडिकेट कर। ओके। अब कंज्यूमर की बच्चों ये जो है ना वो कोशिश होगी कि IC4 पे आए, बट इनकम सेट्स लिमिट ऑन दिस मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड। अब साफ ज़ाहिर है जब वो यहाँ पे जाएगा तो वो फर्स्ट पीरियड में भी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, सेकंड पीरियड में भी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, लेकिन वो कितनी करेगा, अब साफ ज़ाहिर है कि ये जो हम इंटर टेम्पोरल बजट लाइन उसकी ड्रॉ करेंगे, ये इंटर टेम्पोरल बजट लाइन इस बात की जो है ना वो इंडिकेशन देगी हमें कि कंज्यूमर का जो ऑप्टिमल लेवल होगा फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन का और सेकंड पीरियड की कंजम्पशन का वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि आपकी नेसेसरी कंडीशन भी होती है और सफिशिएंट कंडीशन भी होती है, वो आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो रही हैं, यानी यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स आर इक्वल, और यहीं पे आपका जो इनडिफरेंस कर्व है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। तो दिस वुड बी द ओ पॉइंट, ओ ऑप्टिमल पॉइंट।
तो यहाँ से जब हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एक वर्टिकल परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन आ जाएगा फर्स्ट पीरियड के अंदर, जिसको C1 स्टैरिक का नाम देते हैं। और इसी तरह से सेकंड पीरियड के अंदर भी एक ऑप्टिमल लेवल आ जाएगा हमारे पास कंजम्पशन का, जिसको C2 स्टैरिक का जो है ना वो नाम दिया जाता है। सो वी कैन डिफाइन कंज्यूमर ऑप्टिमम लेवल is that the consumer achieve his highest level of satisfaction by choosing the point on the budget constraint that is on the highest indifference curve. At the optimum, the indifference curve is tangent to the budget constraint, and you can look the optimum point here, जहाँ पे आपकी जो बजट कंस्ट्रेंट है वो हाईएस्ट पॉसिबल जो आपको इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो है ना वो टेंजेंट बनता है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। अब इसमें थोड़ा सा अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा कि एट पॉइंट ओ, या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एट दिस ऑप्टिमम पॉइंट और एट दिस ऑप्टिमल लेवल हमारा जो बजट लाइन का स्लोप है, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो है ना वो नाम दिया जाता है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 + R, जो कि हमारे पास जो है ना वो बजट लाइन का जो है ना वो स्लोप आ जाता है। और यहाँ पे एट पॉइंट ओ यानी एट पॉइंट ऑप्टिमल लेवल बोथ दी स्लोप्स आर इक्वल, हैंस दिस वुड बी द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर C1 लेवल जो है वो करेगा कंज्यूम अपने आपके जो है ना वो फर्स्ट पीरियड के अंदर, और C2 लेवल जो है ना वो सेकंड पीरियड के अंदर उसका हैप्पीनेस का लेवल जो है ना वो मैक्सिमम